रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, हमने अपने मुआशरे को बीमारियों से पाक रखना है, उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस इस बात का कि वो जो खुसूसी अफराद होते हैं वो किन किन मराहल से गुज़रते हैं मुआशरे के अंदर, हम उनके साथ क्या सलूक रवा रखते हैं, और फिर ख़ास तौर पे अभी जो आपने देखा जिस नौजवान को आपकी मुलाकात कराते हैं उससे, कि वो पोलियो का शिकार बच्चा जिसने पोलियो को मात देने की ठान ली और उसने कहा कि नहीं, बीमारी है, हुई है, मैं उसका शिकार हूँ, लेकिन क्या मैं उसकी वजह से बैठ जाऊँ चौक चौराहे के अंदर? क्या मैं अपना सफ़र ख़त्म कर दूँ? और क्या मैं ऐसी चीज़ बन जाऊँ कि बस मुझे देख के लोग कहें वो यार रहते एंजॉय हो जाए? नहीं, हमने ये भी देखा कि जो माजूर नहीं है वो बन के ड्रामे करके चौकों चौराहों पे क्या कर रहे हैं, लेकिन जो इसका शिकार हुआ उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो मुख्तलिफ ममालिक में गया, वेट लिफ्टिंग में उसने अपना नाम कमाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और पाकिस्तान के अंदर 20 साल वो नेशनल चैम्पियन रहा, अनबीटेबल, और मेरे नज़दीक तो अनबिलीवेबल कि ऐसा भी हो सकता है। इससे भी बात कराते हैं, और साथ साथ मैं एक ऐसी होनहार सिनफ़े नाजुक हम कहते हैं ना, उसने कहा नहीं, मैं पहाड़ों के सीने चाक करके आगे बढ़ूँगी, मैं कोह पैमाई करूँगी, बाइक राइडिंग करूँगी और आगे बढ़ती चली जाऊँगी। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, मुस्बत चेहरा वो दुनिया को दिखाऊँगी, और उसके लिए मैं भी ख़ास तौर पे पोलियो हो या स्पेशल पर्सनस हों, खुसूसी अफराद हों, उनके शाना बशाना चलूँगी और एक ऐसा कॉज लेके आगे बढ़ूँगी जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। ये दोनों मेरे मेहमान हैं, मोमिना नूर, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और मुस्तफ़ा अली, द वन एंड ओनली, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा आपके आने का। मैं मोमिना, चूँकि हमें कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, उन्हें हक दिया जाए, तो इसीलिए आपको आज मैंने फ्रंट सीट पे बिठाया है कि पहले, ताकि आपसे बात का आगाज़ किया जा सके। क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, एक कंपनी रन कर रही हूँ, इट्स अ सॉफ्टवेयर हाउस एंड कंपनी आप खुद रन कर रही हैं? जी, मैं खुद रन कर रही हूँ। ओके, वाओ। इट्स अ सॉफ्टवेयर हाउस, more of a digital marketing company, and what we do is we create brands, and that's what I am doing also with my cause। एक ब्रांड इमेज जो है वो क्रिएट करना चाह रही हूँ, एक सॉफ्टवेयर इमेज पाकिस्तान की, कि जो औरतें हैं वो पाकिस्तान में उनके साथ सिर्फ जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही, यही पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो दुनिया में शाना बशाना इंटरनेशनल काम कर रही हैं, अपना बिजनेस चला रही हैं, और साथ में बाइक वगैरह और एडवेंचर की तरफ भी इस तरफ कैसे आना हुआ आपका? इस तरफ एक तो मुझे शौक़ था, शुरू से मैं रिस्क ओरिएंटेड बंदी हूँ, तो एक रिस्क जो है ज़िंदगी में मुझे लगता है हर इंसान को लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो या तो आप एवरेज मीडियोकर्स में रह जाते हैं, या आप ज़िंदगी जो है वो बड़ी एक एवरेज गुजरती है। मुझे एक एवरेज ज़िंदगी गुजारने का शौक़ नहीं है बिल्कुल भी, तो इस वजह से एडवेंचर के शौक़ के साथ साथ रिस्क, और फिर मैं एंटरप्रेन्योर जो है, बिज़नेस भी एक रिस्क का नाम है, तो ये जो मेरी सारी चीज़ें हैं वो अलाइन होती हैं मेरी इस नेचर के साथ कि मैं रिस्क ओरिएंटेड हूँ बचपन से। चलिए इस पर बात करते हैं मज़ीद कि रिस्क जो हमारे मुआशरे में हम ये देखते हैं कि हर खबर वो रिस्क की है, ख़वातीन और मर्दों की, जिससे बदनामी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ऐसे पंगे वो जिक्र भी नहीं करना चाहते। इस तरफ आते हैं मुस्तफ़ा अली। यार कैसे हिम्मत पकड़ ली इतनी, कहाँ से ये जज्बा आया, कब से आया, किस उम्र से आया, क्या क्या गुजरना पड़ा, मल्लेदार, रिश्तेदार, मुआशरा? पहले तो ये बताएं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपकी फतूहात के जो झंडे आपने गाड़े हैं उस पर बाद में आते हैं। शुरू से क्या क्या देखना पड़ा, भुगता क्या क्या, और अच्छाइयाँ भी मिली होंगी रास्ते में ज़िंदगी के, वो क्या थी? सर, कहते हैं ना कि माजी को जो है इंसान को भुलाना नहीं चाहिए, और माजी जो होता है बहुत तल्ख होता है इंसान का। तो मैं जब भी याद करता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक वक्त था, अंधेरे आए थे जिनको कोशिश की मशाल जलाते जलाते उनको रोशनी की मदद से दूर किया। आपने सवाल किया कि कैसा लोगों से मुराद सब उसमें आ जाते हैं।
मुझे याद पड़ता मैं छोटा सा था, तकरीबन कोई 7-8 साल की एज थी मेरी, तो मैं अच्छा भला खेलता कूदता था, समझ थी मुझे। तो मैं जो था, सर्दियाँ थी तो मैं खेलते खेलते रात को वालिद साहब के साथ सोया हूँ, तो वॉशरूम के लिए उठा हूँ रात को, तो एकदम से नीचे गिर गया हूँ। तो मेरे जो लेग्स जो थी वो बिल्कुल साथ जुड़ गई थी और पाँव भी मुड़ गए थे। तो काफ़ी उस वक़्त जो है वो शॉकिंग लगा कि एकदम से चलता फिरता वजूद जो है वो जब ज़मीन बोस हो जाता है तो फिर क्या उसके साथ होता है, ये फिर हमें माशरे ने दिखाया। तो मेरे माँ बाप को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने नहीं देखा मेरे लिए कि घर का कुछ बचता है या नहीं बचता। जिसने जहाँ जहाँ पे उनको बताया वो मुझे उठाते थे, ले जाते थे कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए। यहाँ पे यहीं से बात शुरू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फितना फैलाने वाले लोग वो कभी भी बाज नहीं आते। इस बार भी उन्होंने यही किया है। मेरे बाबा कोई खेल खेल रहे हैं। ये बीमारी जल्द ही पाया तख्त को अपनी लपेट में ले लेगी। होने वाले धमाके आपके बादशाह हजरात के हुक्म पे किए गए। बादशाह हजरात को किस चीज की धमकी देकर उस दस्तावेज पर दस्तखत करवाए गए? बादशाह हजरात के बदले शहजादे सबाहद्दीन को माफ किया जाए और वलीअहद करार दिया जाए। बहुत हुआ, जंग होगी। किसने तुम्हें इसमें शामिल किया? आज रात बहुत मुश्किल होगी बादशाह। बाबा, मुझे पापा कहने की जरूरत नहीं। जितने भी लोग हैं सबको जमा करो और हमले की तैयारी करो। फिर अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर एक भी बम फटा तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल तबाह कर दूंगा। जुल्फुल इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर लें। कश्मीरी आवाम तमाम तर भारतीय मसालिम के बावजूद अपनी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़म है। कश्मीरियों ने अपने हक के खुदरादियत के हुसूल के लिए हर कुर्बानी पेश की है। मोदी हुकूमत कत्ल गारत, गिरफ्तारियों और तशद्दुद का सहारा लेकर कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को शिकस्त नहीं दे सकती। भारतीय मसालिम के बावजूद कश्मीरी आवाम की तहरीक आज़ादी जारी है। मोदी को याद रखना चाहिए कि जुल्म और जबर से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी मुस्तफ़ा अली से, 20 साल से मुसलसल नेशनल चैम्पियन, बहुत से ममालिक में गए, लेकिन मुआशरे के अंदर क्या सूरत थी? मुस्तफ़ा वहीं से शुरू कीजिएगा जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी। तो मैं बात कर रहा था कि जब मेरे साथ ये पोलियो का मसला बन गया और मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी, घर वाले धड़ाधड़ सब कुछ लगाए जा रहे थे, तो तब मुझे एहसास हुआ कि असल माशरा और सोसाइटी क्या है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि मैं जब ये अपने हाथों के साथ रिंग के इंसानी वजूद अल्लाह ताला ने अता किया है, एक दिल दिया है, ख्वाहिशात है उसके अंदर, तो इंसान देखता है कि यार दुनिया कैसी है, बाहर निकलना। तो जब मैं बाहर निकलता था गली में, या मतलब कि कोई इस सेंस के ऊपर कि मैं भी बाहर देखूं, तो राह चलते हुए लोगों ने एक तो तरह तरह के नाम डाल दिए, फिर अपना क्या उसको बोलते हैं, मेरे अभी तक बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशानात हैं जो किसी ने
चलते हुए ठोकर लगा दी या मतलब कि धक्का दे दिया, बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो बड़ा और मैं फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को वो करूँगा कि मेरे ऊपर एक ऐसा टाइम आया था कि जब मैंने चाहा कि मैं ख़ुद से ख़ुद की जान छुड़वा लूँ। तो उस वक्त मैंने ख़ुद को गाड़ी के साथ हिट भी करवाया था रोड पे, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं अल्लाह ताला को की ज़ात को क्या मंजूर था, लेकिन वो जितने भी शिकवे शिकायत थे वो एक टाइम के लिए अल्लाह ने जो था वो संभाल रखे थे कि इसको जवाब मिलेगा। तो फिर मुझे याद पड़ता है कि सन 2000 में जब वहाँ PSRD क्या एज है आपकी इस वक्त? मेरी 30 ओके। तो वहाँ पे लाहौर में एक इदारा है PSRD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का। तो वहाँ का किसी ने बताया, मैं वहाँ पर चले गया पेरेंट्स के साथ। वहाँ पे उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मुझे उन्होंने कहा जी कि आप 1 साल के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला आप सहारे के साथ जो है ना वो चलना स्टार्ट कर देंगे। ओके। तो मुझे वो इतना मतलब कि एक्साइटमेंट हुई। तो वहीं पर मेरा जो था ना एक गोल फिक्स हो गया था घर में पड़े हुए। उस टाइम जो है वो हमारे PTV पे जो है ना वो WWE रेसलिंग लगा करती थी। बिल्कुल। तो मैं वो बड़े शौक़ से देखता था। तो वहाँ उसके अंदर जितने वो बिल्डर्स आते थे, बॉडी बिल्डर्स, तो मेरी दिल में ख्वाहिश उठती थी कि यार काश मैं ठीक होता या मतलब कि मैं ठीक हो जाऊं तो मैंने भी ना इन जैसी अपनी बॉडी बनानी है। तो वहाँ से मेरा जो ना जब जैसे मुझे डॉक्टर्स ने जो है वो एक टारगेट दिया कि आप विद इन ईयर जो है वो आप अपने पाँव पे इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है वो आप चलना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने फिर जो था उसी इदारे के अंदर ही स्कूल था स्पेशल पर्सन्स का, वहीं पे मैंने एडमिशन लिया, स्टडी भी वहीं पे स्टार्ट की। और मुझे याद पड़ता है कि मैं आफ्टर 6 मंथ जो था वो अपने घर से चला कराचीज़ के सहारे। मेरे लेग्स के ऊपर प्लास्टर हुए थे और मैं बैंडेज लगे हुए थे और मैं अकेला जो था घर से निकला पहली बार अपनी होश संभाले हुए। और एक एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं खुद बस में मतलब कि चढ़ाऊँ और वहाँ से ट्रैवल करके अपने घर से सीधा हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पहुँचाऊँ। तो डॉक्टर वो एकदम से चौंक गया मुझे देख कर ना कि कैसे तुमने मतलब कि ये। मैंने कहा सर बस मैं अपनी थोड़ी सी डाइट बेहतर की है मैंने, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने फ़ौरन चेक किया कि पेन वगैरह तो नहीं हो रही। मैंने कहा नहीं मुझे पेन वगैरह नहीं हो रही, बस मुझे स्वेलिंग फील हो रही है। तो तब उन्होंने मेरे बैंडेज भी खोल दिए और उन्होंने कहा कि यू हैव फ्री हैंड, अब आप जो चाहे मर्ज़ी कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर मेरा जो था फिर अच्छा मज़े की बात, जब मैंने ये अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जिम का रुख किया तो फिर मुझे एक ऐसा सामना करना पड़ा कि जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिसाइड हुआ कि यार ये क्या प्रॉब्लम क्या है हमारी सोसाइटी को हमसे। चला जाता नहीं है बड़ा। हाँ जी लिफ्टर आ गया। हाँ बिल्कुल। तो वो वहाँ पे जिम में एडमिशन कोई नहीं देता था कि भाई मजाक उड़ा कर ना तो बाहर निकाल देना। तो फिर मुझे याद पड़ता है किसी डोनर से मैंने स्कूल में रिक्वेस्ट की अपने, तो उन्होंने मुझे एक बेंच प्रेस, ये 2001 की बात है, बेंच प्रेस ला दिया और थोड़ी सी प्लेट्स वगैरह ला दी। तो मैं वहीं पे एक पीरियड मुझे एक्स्ट्रा दिया था उन्होंने, तो वहाँ पे क्या आप ये कर सकते हैं। हाँ ट्रेनिंग मैं करता था वहाँ पे नीचे। और 2001 में ही अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गेम्स हुई थी, तो उसमें मैं जूनियर्स में सबसे कम एज में जो है पंजाब का चैम्पियन बना। वाह 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 वाह। चले ये फतवाहत का सिलसिला भी हम ज़रूर अभी इसको करेंगे शेयर नाजरीन के साथ। हाँ जी मोमिना जी, आप सुना है कि बूरबन हो, पहाड़ हो, नॉरियाज हो, वहाँ बाइक पे चली जाती हैं, डर नहीं लगता? नहीं, डर थोड़ा बहुत शुरू में जब मैं अकेले बाइक लेके निकलती थी तो लगता था, लेकिन अब इतना डर नहीं लगता। शायद माँ बाप की दुआएं भी साथ हैं और बचपन से माँ बाप की यकीनन दुआएं साथ होती हैं। तो इनकी दुआओं के साथ साथ बस थोड़ा सा एक एडवेंचर आपको मैंने बताया मेरा थोड़ा, तो डर शायद मुझे नहीं लगता डर। नहीं, लेकिन जब आपने अपने शौक़ बताए घर वालों को कि ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਏ शौक़ में मार्शल आर्ट्स और फिर उसके बाद बाइक राइडिंग, तो
انہوں نے چلے دعائیں تو ان کی ہیں ہی، لیکن گھر سے کیا رد عمل سامنے آیا کہ جا سمرن جا جی لے زندگی؟ نہیں نہیں جا سمرن جی لے اگر ہوتا تو کیا ہی بات تھی. اچھا کیا ہوا پھر؟ وہ بڑی ایک اچھی مزے کی سٹوری ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں عورت کا بائک چلانا ایک بڑا شروع میں جب ہم نے چلانا شروع کیا تھا تو بہت ہی ممنوع سمجھا جاتا تھا اور ایک ایسی چیز کہ عجوبہ ہو رہا ہے یہ لیا جاتا تھا. اب تو بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں تو ہم ان پائنیئرز میں سے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب بائک چلانا تھوڑا بہت سیکھ گئی تھی اور میں نے کوشش کی کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ مجھے الاؤ کر دیں بائک چلانا, تو میں نے اپنی ویڈیوز بنا کے یہ سینٹ ٹورس والا جو روڈ ہے اس پہ چلا کے ویڈیوز بنا کے اپنے بابا کو دکھائی نا. تو انہوں نے دیکھ کے پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا نا کہ یہ میری بیٹی چلا رہی ہے نا. میں نے کہا بھائی یہ تم ہی ہو؟ تو میں نے کہا جی میں ہی ہوں. تو انہوں پہلے تو خوش ہوئے, اپنی بہن کو بھی پھپھو کو بھی دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو میری بیٹی بائک چلا رہی ہے. میں نے کہا چلو شکر ہے مومنہ کچھ تو ہو گیا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں خوش ہو گیا ہوں. تو میں نے کیا کیا کہ ایک دن سفارشی بھی ہوگی؟ نہیں پھپھو سفارشی وغیرہ نہیں تھی. تو نہیں وہ خوش تھے, مجھے لگا کہ شاید مان گئے. بٹ میں نے کوشش جب کی کہ گھر میں جو بائک کھڑا ہے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے تو وہ بھاگ کے میرے بھائی نے اس میں سے چابی نکال لی کہ اب تو اس کو چلانا آ گیا, یہ گھر سے تو بائک لے کے چلی جائے گی باہر, تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ بیٹی بائک چلا رہی ہے, بائک چلا رہی ہے. یہ جو ہمیں یہی تو ڈر ہے. ایسا ہی تھا. تو اب جب میں نے یہ کام کیا تو میں نے کہا مومنہ ایسے تو بات نہیں بنے گی, تم نے بائک چلانا سیکھ بھی لیا, ویڈیوز بھی بنا کے دکھا لی, تو اب کچھ تو کرنا پڑے گا کہ ان کے سامنے نا میں دو پہیوں پہ کوئی چیز باہر لے کے جاؤں نا. تو ایک دن مجھے تھا کہ بھائی وغیرہ آگے پیچھے ہوئے تھے اور بابا نہیں تھے, تو میں فوراً جو بابا کا ایک بائک کھڑا ہوا تھا وہ نکال کے نا تو محلے میں لے گئی. جب میں نے محلے میں چلایا تو محلے میں شور ڈل گیا کہ وہ مومنہ بائک چلا رہی ہے, بائک چلا رہی ہے. تو میری بھابھی جو ہیں وہ گھر پہ آ گئی نا خوشی خوشی کہ مومنہ کو ہم نے بائک چلاتے ہوئے دیکھا ہے, تو وہ ادھر جا رہی تھی. تو ایک محلے میں رولا رپا تھا تو ماما بابا لوگوں کو بھی ہوا. اچھا یہ کرنے کے بعد یہ نا آئس بریکنگ ایکٹیویٹی میں نے نا ایک پڑھی تھی, تو میں نے کہا گھر میں اپلائی کرنی چاہیے, کیوں نہیں اپلائی کریں. تو یہ کرنے کے بعد بھی نا ان کا وہ ذہن نہیں ہوا کہ یہ دو پہیوں پہ کچھ لے کے جائے گی نا. میرے بابا وہ ایک بات کہتے ہیں کہ بیٹا بائک چلانا اور بات ہوتی ہے تو بائک کو روڑنا اور بات ہوتی ہے. ان کو ایک ڈر تھا بیٹی کو لے کے کہ گر نہ جائے, کچھ ہو نہ جائے. تو میں نے کہا مومنہ ایسی بات تو نہیں بنے گی. ایک دو دفعہ بائک ان کے سامنے لے کے نکل بھی گئی, منتیں بھی کر لی ہیں, یہ بھی کر لیا, مان نہیں رہے, 2 سال ہو گئے, تم باہر تو بائک چلا رہی ہو, ان کے سامنے نہیں چلا پا رہی ہو. تو پھر یہ ہوا کہ ایک دن میں نے ایسا کیا, میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی تو میں بابا کو فون کر کے کہا کہ مجھے پک کرنے مت آئیں, میں اوبر پہ آ رہی ہوں. تو کیونکہ میں ساتھ ساتھ اپنا کام کر رہی تھی, اپنی چھوٹی سی کمپنی تھی میری, وہ رن کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی تھی. تو اس ٹائم مجھے یہ تھا کہ اب روز کا آنا جانا پرابلم ہوتی ہے, کوئی مجھے چھوڑنے آتا ہے یونیورسٹی کو لینے آتا ہے, پھر وہ بھائیوں کو آپ کو پتہ ہے کہ بہنوں کو لے کے اب میں اس کو چھوڑنے جاؤں, اب اس کو لے کے آؤں, اب اس کے یہ ادھر اس کو ادھر لے کے جاؤ. تو ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہوں تو آپ کو ملٹیپل ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی جانا پڑتا ہے, آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں. تو اس چیز کو بھی کیٹر کرنے کے لیے میں نے ایک دن کیا کیا کہ بائک خریدا اور بابا کو کہا میں اوبر پہ گھر آ رہی ہوں. تو میں بائک کے اوپر گھر پہنچ گئی. اچھا خرید لیا اور اسی پہ گھر خرید کے گھر پہنچ گئی. میں نے کہا اب تو یہ منع نہیں کر سکتے, اب تو چیز گھر میں آ گئی. تو جب میں گھر باہر کے پہنچی تو میرے بابا بھی مسکرا رہے ہیں کھڑے ہوئے کہ یہ اس نے کیا کیا ہے, ماما بھی مسکرا رہی ہے, ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو مجھے یاد ہے ماما کے میرے پہلے الفاظ تھے, ماما کہتی کتنے کا لیا ہے نا, اس ٹائم تقریباً میں نے لیا تھا 80,000 کا نا. تو میری ماما کہتی ہیں اچھا اتنے کا تو ہونڈا 125 آ جاتا کسی زمانے میں آتا تھا, تو تم ہونڈا 125 لے لیتی. تو میں نے کہا میں حیران ہوئی. پھر ایک ہفتہ وہ مجھے منانے میں لگے رہے نا, تم بائک بیچ دو, ہم تمہیں ریئل اسٹیٹ کی فائل لے کے دیتے ہیں, جو تم نے پیسے جمع کیے اس سے کوئی نہ کوئی پلاٹوں والے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی فائل تمہیں لے کے دیتے ہیں, تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دو, بائک کسی طرح بیچ دو نا. بٹ وہ ایک ہفتہ ایک بحث چلتی رہی, میں ان کو سامنے ہوا تو ایک ہفتے تک جب وہ میری فیملی ایگری ہوگی. اس میں بھوک ہڑتال تو نہیں کرنی پڑی آپ کو؟ نہیں, مطلب یہ تانے شانے بہت سننے پڑے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز اچیو کرنی ہو تو اتنی تو مشکلیں وہ جھیلنی پڑتی ہیں, آپ کو لڑنا تو پڑتا ہی ہے جب آپ اپنے. نہیں انہوں نے کون سا گھر سے نکال دیا تھا, ٹھیک ہے ماں باپ ہیں وہ نہیں مان رہے تھے, آپ نے منا لیا آخر کار. نہیں ماں باپ تقریباً تو 2.5-3 سال میں. تو اچھا 2.5-3 سال ایک اسٹرگل تھی, کو کافی ان کو چینج کرنے کی. مائنڈ چینج کرنا آسان ہوتا ہے میرے خیال سے, باغی ہو جانا میں نہیں سمجھتی کہ انسان کو, بچے باغی ہو جاتے ہیں بالکل ہی, ماں باپ کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں. تو میں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ ماں باپ بھی میرے نہ ٹوٹیں اور میرا کام بھی ہو جائے, تو ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن کڑی اڑ گئی. ہاں وہ میں نے کیا. پھر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک ہفتے بعد
नानों के घर में इसी तरह बाइक पे पहुंची तो मेरे मामू का एक बड़ा वो था, नीचे उन्होंने खड़ी हुई देखी ना, तो उनको अंदाज़ा होगा कि इस तरह के काम जो है ना फैमिली में मैं ही करती हूँ, मतलब ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नीचे मोमिना आई है, तो मुझे कैसे पता चले नीचे बाइक खड़ा है, लाजमी उसका होगा ना। तो कहते हैं कि मैं एक दिन जा रहा था इसी तरह रोड के ऊपर ना, तो एक औरत काफ़ी बल्कि मोटी सी बाइक चला रही थी ना, मैं गुजरते हुए अस्तगफिरुल्लाह ना, तो वो रुक के ना उनके आगे आगे गाड़ी के आगे ना, तो कहती है कौन हो तुम ना, तुम क्या कह रहे हो मुझे ना। कहता मुझे क्या पता था मेरे घर में मेरी बेटी जो है वो बाइक लेके आ जाएगी, तो किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए ना। तो फिर मुझे वो प्राउड का मोमेंट था कि मेरे बाबा एक तरफ बाइक चला रहे थे, इसी तरह नानों के घर में एक तरफ मैं बाइक चला रही थी रोड पे, एक तरफ बाबा चला रहे थे, तो हम दोनों नानों के घर से जो है वो घर तक आए साइड बाय साइड ना। तो वहाँ पे मुझे बड़ी खुशी। मार्शल आर्ट्स में क्या किया? मार्शल आर्ट्स में मैंने ब्लैक बेल्ट जो है वो निंजटसू स्टाइल में की है, जिसमें साथ में हम वेपन ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं जो स्टार्स वगैरह होते हैं, और साथ में हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग तो जो है वो करते हैं। वालदैन को मनाने में आपके इस नंजा शंजा का तो ताल्लुक नहीं था? नहीं, वालदैन को मनाने में मैंने बचपन से इस तरह के बहुत सारे एडवेंचर्स किए हैं कि जिसमें मुझे बहुत सारे चोटें वगैरह लगी हैं। कभी मुझे बाजू पे लगा हुआ है कुछ, कभी वो लगा हुआ है, तो वो उनके माइंड में ये था कि ये कोई उल्टे काम करती है, मतलब ये हमारे घर में कोई ऐसी मखलूक है कि ये सीधे काम नहीं कर सकती। तो वो था, मामा को भी बचपन से ही थोड़ा मार्शल आर्ट्स हमारे यहाँ जब ऐसे हरकतें करते थे ना, तो वो हमारी माँ को या हमारी जो माएँ हैं उनको कहते थे कि क्या खा के इसको पैदा किया। तो ये तो बहुत सुनने को मिला हुआ ना। ये तो मेरे बारे में मशहूर था, मेरे मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत थी, वो कहती थी कि मुश्किल है जावेद की ये बेटी जिंदा बड़ी हो जाए। अच्छा, कहाँ कहाँ गए बाइक राइडिंग, कहाँ कहाँ तक पहुँचे आप, क्या क्या सर किया? बुरबन तक गए, हमारी ये जो मार्गला हिल्स हैं इनको सारा मैंने एक्सप्लोर किया बाइक पे। बारिश में जो है वो बहुत मुश्किल, मुझे अब एहसास होता है कि बेचारे जो हमारे मर्द हजरात हैं, जब वो बारिश पड़ती है तो बाइक पे उनका क्या हालात होते हैं। तो बारिश में बाइक चलाना बड़ा मुश्किल एक काम है, बड़ा एक इटसेल्फ एक एडवेंचरस एक थ्रिलिंग टास्क है, जो कि हमारे मर्द हजरात ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन जब बारिश हो जाए तो उनको वो भुगतना पड़ता है। तो और ख़ास तौर पे ये जो हिली एरियाज़ की बारिश है इसका तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता। मतलब इसी बहाने आपको मर्दों के मसाइल का भी पता चला? बहुत ज़्यादा ठीक है। उसका भी पता चला, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि रेजिलियंस क्या चीज़ है। अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हारना नहीं है, मुश्किलें तो आती हैं ज़िंदगी में, तो आप अगर चलते रहेंगे, उनसे डट के मुकाबला करते रहेंगे, तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। मुस्तफ़ा पंजाब के सबसे कम उम्र चैंपियन बने, अगली कहानी क्या है, फिर कहाँ कहाँ पहुँचे, पंजाब से निकले और कहाँ कहाँ गए? बस अगली कहानी तो फिर वहीं से स्टार्ट होती है, जब हमें एक साइड पे जब अपनी सोसाइटी की तरफ से जब वो एहसास दिलाया जाए, तो फिर वो आपका जो वो जज्बा होता है ना, वो एक जो लगन होती है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जिसको कहते हैं इंसान जनूनियत का शिकार हो गया है। तो बस फिर एक चीज़ ठान ली थी कि अब जो भी है इस सोसाइटी को जो है ना, इसका माइंडसेट तब्दील करना है, उनको करके दिखाना है कि आप इस चीज़ के ऊपर नहीं, आप इस चीज़ पे आए हमारे साथ कंपटीशन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसी चीज़ को फिर मैं नेशनल लेवल के ऊपर आया, जिसमें मेरा सबसे बड़ा जो रोल है, मेरे जो उस्ताद थे इफ्तिखार साहब, जो स्कूल के ही टीचर थे स्पोर्ट्स के, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि एक बाप की तरह शफकत का हाथ सर पे रखा और सपोर्ट रखी। सुहेल साहब थे उनके साथ, तो बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई की वजह से जो था, मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मुझे याद पड़ता है कि मैं आई एम 20 टाइम नेशनल चैंपियन ऑफ पाकिस्तान। कोई हारन भी दे तो पीछे नहीं मुड़ के देखते, या वो देख लेते हैं? नहीं, वो साइड मिरर लगे होते हैं बाइक पे, तो उस पे नजर आ जाता है। गुड। तो उस पे जब अच्छा, 20 टाइम्स जी, 2001 से लेकर 2022 तक आई एम अ नेशनल चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान इन पावर लिफ्टिंग। और उसके अलावा फिर जब मुझे इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो मैं उस वक़्त बड़ा मेरे लिए वो एक्साइटमेंट थी, वो आज तक मुझे वो लम्हा नहीं भूलता कि सेकंड एपीसी पावर लिफ्टिंग कप था, दिसंबर 2007। ओके। तो कहाँ पे था वो? कोलालमपुर ने उसकी मेज़बानी की थी। ओके। तो उस वहाँ पर हम गए थे मलेशिया में। तो पाकिस्तान से हम 3 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए थे। और मज़े की बात मैं बताता हूँ आपको कि हमारी जो वर्ल्ड रैंकिंग थी उस टाइम जो थी ना, वो थी 22।
22 नंबर पे 22 नंबर पे इन पावर लिफ्टिंग, पावर लिफ्ट। और तकरीबन कोई इतने ही ईयर्स से इतनी पोजीशन पे थे हम, अच्छा, मुसलसल इसी पे आ रहे थे। इसी पे आ रहे थे। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 लड़के सेलेक्ट हुए थे और हमने 4 मेडल विन किए। गुड। 4 मेडल विन किए और पाकिस्तान ने 22 से जंप करके 2nd पोजीशन ली वर्ल्ड वाह रैंकिंग में। वाह वाह। ओके। और मुझे 20 पॉइंट जो है आप ऊपर बुलंदी पे चले गए। एग्जैक्टली। तो फिर उस वक्त थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे मियां महमूद खुर्शीद कसूरी साहब। तो वो फिर हमारे पास आए रात को मिलने के लिए वहाँ पर। ओके। उन्होंने आके मुबारकबाद दी। फिर मुशर्रफ साहब ने जो था टेलीफोन पे कॉल की, उन्होंने बात की, मुबारकबाद दी। हमारी हॉकी की टीम जो थी वहाँ पर अजलान शाह की टूर्नामेंट था, वो हार गई थी। बट बड़ी खुशी हुई कि हम ये सोच रहे थे, मैंने कहा हम अक्सर डिस्कस करते थे कि यार हम एक मस्किनों की तरह उजड़े पुजड़े आए दयारे गैर में, और अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी कि अभी बाहर निकल रहे हैं, कोई इंटरव्यूज़ के लिए आ रहा है, कोई सेल्फीज़ के लिए आ रहा है। तो मतलब कि एक प्रॉपर पीछे से कॉल्स आ रही हैं कि हम आपके इस्तकबाल के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी। और फिर सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ी जो मूवमेंट थी वो कि मैं स्टेडियम में स्टेज के ऊपर जब वो मुझे गले में गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है, तो उनकी जो जितनी भी बड़ी शख्सियात हैं वो मेरे साथ दाएं बाएं खड़ी हैं, और पाकिस्तान का फ्लैग सरबुलंद हो रहा है, पूरा स्टेडियम खड़ा होके हमारा जो नेशनल गाना है वो पढ़ रहा है, और एक अजीब किस्म की, और मैं साथ मतलब कि मैंने दिल पे हाथ रखा हुआ, साथ राना पढ़ रहा हूँ और साथ रोए जा रहा हूँ कि मेरे लिए वो समझ से बालातर था वो मौका, जो कि कभी भी ज़िंदगी में जो है मैं और कुछ भी मैं अचीव कर लूँ, लेकिन वो जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। इंशाल्लाह रहना भी चाहिए। अच्छा जी, स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई है, एक ऐसा सवाल दोनों से करूँगा, फिर उसके बाद आगे जो गोल्स हैं और जो जो करना चाहते हैं उस पर भी बात करते हैं। मुस्तफा, आपसे ही चले कर लेता हूँ। शादी हो गई? अंडर प्रोसेस है। अच्छा। हाँ जी मोमना, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? अम्मी नहीं कहती कि बस कर दो? वो तो कहती हैं बहुत सारे, अभी हर रोज़ यही डिस्कशन चल रही होती है हमारे घर, तो किससे करनी है ये चूज़ करना अब ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के काम मैं कर रही हूँ तो उसके हिसाब से ही देख के कुछ ना कुछ डिसाइड करना, फैसला तो फिर घर वालों ने करना। घर वाले करेंगे? जी। गुड। ये ज़रूरी था ना, ये भी ज़िंदगी के हिस्से हैं ना, और हर माँ बाप यही चाहता है। अच्छा जी मोमना जी, अभी आप 3 लोग नवंबर में वर्ल्ड टूर के लिए निकल रहे हैं। आप होंगी और सैयद अली नकवी होंगे आपके साथ, और मुस्तफ़ा अली। इसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ जाना है? बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में हम लोगों ने ट्रैवल करना है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाना है हमने। पूरी और दुनिया का ये वर्ल्ड टूर है ना? दुनिया वर्ल्ड टूर में आ जाएगा। हमने ऑलमोस्ट 100,000 जो है वो किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल करना है। कितने? 100,000। 100,000। इससे पहले जो रिकॉर्ड बना हुआ है वो 85,000 का बना हुआ है। और हमारी कोशिश है कि वो 100,000 जो है वो कंप्लीट करें, लेकिन 1 गो में कंप्लीट करें। इससे पहले जो बना हुआ है वो 1 गो में नहीं बना हुआ है, वो काफ़ी स्टे ले के एक इंसान ने बनाया था। अच्छा। तो हम जो है वो पहले ही होंगे दुनिया के लोग जो कि इसको अगर 100,000 को 1 गो में बनाते हैं, तो पाकिस्तान के पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे। 6 से 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा जो है वो नाम वो आ जाएगा। वो आ जाएगा। वाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा जी मुस्तफा अली साहब, इसके लिए डेफिनेटली डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने जब जाना है तो उसके लिए वीज़ाज़ चाहिए होती हैं, उसके लिए गुज़रगाह चाहिए होती है, उसके लिए वो क्या सूरत हाल है, और आपकी स्पेशली जो बाइक है, मोमना से दोबारा भी मैं भी पूछूंगा कि बाइक कौन सी होगी। आपकी एक स्पेशल बाइक होती है, 3 व्हील्स वाली होगी यकीनन, वो कैसी है, उसके लिए सरकार से क्या राब्ते हैं आपके, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप तैयार करना चाह रहे हैं, कितने महंगे हैं, थोड़ी सी वो भी बताइएगा।
देखिए इसके ऊपर जो है ना ये एक लॉन्ग जर्नी है. मैं अगेन जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा इस जर्नी के ऊपर जी कि हम पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर मैं पहला स्पेशल पर्सन हूँ कि टूरिज़म के अंदर अपनी स्पेशल बाइक के ऊपर मोर देन 20,000 किलोमीटर का ट्रैवल कर चुका हूँ इस टाइम तक, और मेरा ये नेशनल रिकॉर्ड है जो कि गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है. ओके गुड. और उसके साथ हमारी तकरीबन कोई 2 साल के ऊपर एक स्ट्रगल थी कि हमने इसको जो दुनिया के अंदर गिनीज रिकॉर्ड कितने बन चुके हैं और क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, हमारे में इतनी विल है कि हम उनको ब्रेक करके अपने मुल्क का जो है वो रिकॉर्ड कायम कर सकें. राइट. तो हमें 2 लोग नज़र आए, एक ही इज़ फ्रॉम इंडिया और दूसरे थे मिस्टर डेव बार जो कि एक वॉर वेटरन थे अमेरिकन, और वो इस टाइम जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के सफ़ीर भी हैं. ओके. तो उन्होंने जो है 83,000 माइल्स का ट्रैवल किया था. ओके. बिकॉज ही इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स राइट. यस. ओके. उनकी दोनों लेग्स जो थी बम ब्लास्ट में उड़ गई थी. तो उसके बावजूद उस शख्स ने जो है 83,000 का माइल्स का ट्रैवल किया था. और हमने इसकी प्रिपरेशन इस सोनेरियो में की कि हमने इसको जो है तकरीबन कोई 1 लाख माइल्स के ऊपर रखा. राइट. 1 लाख माइल्स नॉट किलोमीटर. ओके. हमारे किलोमीटर जो है वो तकरीबन कोई 1.5 लाख से प्लस किलोमीटर्स बन रहे हैं. ओके. जिसमें 74 कंट्रीज जो हैं उनका ये ट्रैवल होगा. 74. ओके. तो इसको जब हमने थोड़ा सा इसको सम अप करते हुए इसकी पूरी दिन रात एक करके हम बैठ के कोऑर्डिनेशन की, इसका रूट मैप बनाया कि कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन सा रूट जो है वो. और अच्छा मज़े की बात इसमें बताऊं, अगर ये हम रूट के ऊपर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हम पहले लोग होंगे जो दुनिया को 74 कंट्रीज का रूट देंगे. अच्छा. बाय रोड. वाह. तो अभी बहुत सारे लोगों की तरफ से हमें डिमांड्स आती है कि अपना रूट मैप जो है वो शेयर करें. वो नहीं करना. हमको यही कहते हैं कि जब हम कर लेंगे देन हम आपको शेयर करेंगे. तो उसमें फिर जो था जब हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया तो उसमें मैं शुक्रगुजार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का आरिफ अलवी साहब का. उनको जब मालूम हुआ उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने इसके ऊपर सारी ब्रीफिंग ली. दो कि उनकी तरफ से एज अ कुछ ज़्यादा हमें ताउन नहीं हासिल हो सका, बट अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद जो था स्पेशली जो है इसको अगर मैं ये कहूँ आपको कि अगर ये लोग हमारे सर पर हाथ ना रखते, हमारे पीछे खड़े ना होते तो शायद ये वर्किंग ना हो पाती. मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जो सेनेटर हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि उनकी काविशों से जो था कि हमारा जितना भी प्रोसेस था, चेयरमैन सेनेट साहब ने तमाम डिपार्टमेंट्स को हमारे साथ एंगेज करवाया. उन तमाम डिपार्टमेंट्स को लेटर्स जारी किए कि इनके ये काम जो हैं वो इनको उनमें फैसिलिटेट किया जाए, इनको जितना भी हो सकता है इनको सपोर्ट करें. और फिर हमारे वीज़ाज़ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. उसमें बिलावल साहब की तरफ से जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया गया कि भाई इनको जो वीज़ाज़ प्रोसेस है वो इनका वो स्टार्ट किया जाए. तो अभी जो है अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि, और ये दुनिया की वाहिद ऐसी जर्नी है कि जहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि हमें इसके ऊपर जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो हमसे मुलाकात भी करेंगे, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे. बिल गेट्स वो इस जर्नी के ऊपर ऑन बोर्ड हैं. फिर इसी तरीके के ऊपर कुछ हमारी बॉलीवुड से कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं जो जिनकी तरफ से हमें कंफर्मेशन आ चुकी है. तो ये एक ट्रैवल, एक ऐसा दुनिया की तारीख का पहला ट्रैवल ऐसा होने जा रहा है जो कि इसमें यूएई सऊदी अरब भी आएगा. जी बिल्कुल, डेफिनेटली. MBS मोहम्मद बिन सलमान साहब से भी रब्ता कीजिए. जी हमारी पूरी उनके साथ, उनकी टीम के साथ हमारी कन्वर्सेशन चल रही है ऑलरेडी. गुड. तैयब उर्दगान साहब के साथ भी चल रही है. वाह. तो ताकि हम चाहते हैं कि हम इसको, इस कॉज को, कि ये दुनिया की तारीख की पहली ये 3 कॉजेज़ हैं जो सबको अट्रैक्ट कर रही हैं. कि सबसे बड़ा जो मेन मकसद तो हमारी पोलियो एंड वुमेन कॉज तो हमारे साथ साथ चलेगी. यस. बट सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, इस टाइम हमारे मुल्क को हम अब देखते हैं कि जब दुनिया वो
عناصر ایسے جو پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ریکارڈ بنائیں، ایک ایسا پیغام دنیا کے اندر لے کر جائیں کہ آج جو ایک کسی کنٹری میں بیٹھا ہوا شخص وہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان از دا ٹیررسٹ اسٹیٹ، پاکستان ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا، ایگزیکٹلی پروپیگنڈا. ہم چاہتے ہیں ہم ان کو دکھائیں کہ پاکستان آئیں، آپ ایک مرتبہ آ کر دیکھیں پاکستان جو دکھایا جاتا ہے وہ نہیں ہے. پاکستان سیف کنٹری ہے، پاکستان محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے. پاکستان کو کوئی آ کر دیکھے تو صحیح ایک مرتبہ. تو یہ ہمارا ایک کاوش ہے اپنے ملک کے لیے. اچھا چلیں اب چونکہ ہم نے اختتامیہ کی جانب بڑھنا ہے، مومنہ یہ جو یوتھ کو ہم نے اتنا جذباتی اور طرز تخاطب، تکلم، جذباتی، ہر بندہ میں بس جلوس نکالنا تو میں لائٹس توڑنی، شیشے توڑنے، اس طرف بھی کوئی میسج دیں گی آپ؟ ضرور. پاکستان کا امیج مطلب ہمارے جتنے بھی دشمن عناصر ہیں نا وہ اس طرح کے موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ اس طرح کی بات ہو اور سوشل میڈیا کے اوپر آئے اور وہ اٹھائیں اور پاکستان کے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا میں وہ چیزیں یوٹیلائز کی جا سکیں. تو ہمارے جتنے بھی یوتھ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیٹر آن کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں. یہ تو ہے ہی ہیں کہ وہ اس ٹائم اپنا غصہ نکال رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں، میں خود بھی ایک یوتھ سے بلانگ کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کا خون تھوڑا ہوتا ہے گرم، انسان کو غصہ آتا ہے کہ جب آپ کے ملک کے بارے میں کچھ برا ہو رہا ہو یا آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہو، مطلب لیکن ہمیں سینسیبلی تھوڑا سا موو کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف ہم نہیں دیکھ رہے، ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم دنیا کو کیا یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پہ بینگ پاکستانی یوتھ ہم توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. اچھا ویسے کیسا لگ رہا ہے؟ میں یہیں سے پھر میں مصطفیٰ کی طرف جاؤں گا، پھر بائے بائے ٹاٹا بھی کرنا ہے ہم نے ناظرین کو. یہ مجھے بتائیے، ابھی بجلی چوروں کے خلاف ایکشن ہے، چینی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن ہے، کرنسی کو ہولڈ کرنے، ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہے، یہ اقدامات کیسے ہیں ویسے؟ میرے خیال سے ملک کے لیے بہت زبردست اقدامات ہیں کہ وہ لوگ جو کہ روک کے پاکستان کی اکانومی کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بری خبر ہے، اور ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ جن کی وجہ سے ہم جیسے لوگ جو کہ ایک عام آدمی ہیں اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بھگتتا ہے، اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. بٹ اچھا ہے، ٹیکس پیئر بھی لوگوں کو ہونا چاہیے اور دینا چاہیے کہ پاکستان یہی ملک ہے، ہم اسی میں اگر رہ رہے ہیں، اسی کو ہم نہیں دے سکتے تو پھر ہم کس طرح کے شہری ہیں. مصطفیٰ کیا آپ کہیں گے، یہ جو آپ نے خود ہی بات شروع کی، یہ جو ہمارے اوپر کالک ملنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں درون خانہ کچھ اپنے بھی شامل ہوتے ہیں، یہ جو ایکٹیویٹیز جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسی چیزیں ہونی چاہییں. اور یہ جو اقدامات ہیں اس وقت نگراں حکومت کے کہ یار میں ٹیکسی دیے جاؤں بس اور بجلی چوری کر کے کوئی اور استعمال کر رہے، کنڈائی پھینک کے ہر بندہ استعمال کر لے، یہ نہیں ہونا چاہیے نا. بالکل ایسے ہی ہے، میں 100% آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اور میں ایک ہی بات بولوں گا کہ جیسے آپ نے اپنی بات میں ذکر کیا کچھ اپنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم افسوس کا مقام اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہم اپنے ملک کے اندر بے دریغ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. ہم نہیں دیکھتے کہ ہم اور باہر جاتے ہیں جب دوسروں کی کنٹریز میں تو پھر سارے قانون وہ سب کچھ فالو کرتے ہیں، ہر چیز کو کرتے ہیں. تو بھائی اپنے گھر کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ جو اقدام کر رہی ہے، کاش یہ بہت پہلے ہو چکے ہوتے، کاش یہ بہت پہلے ہو چکے ہوتے. لیکن انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر. اور پھر بات اگین میں وہی پر آؤں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. تو یہ جو نفسہ نفسی کے دور میں یہ بھی پکڑ کے میں اپنے پاس رکھ لوں، یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، اس سے نکلیں، ملک کا سوچیں. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. بہت شکریہ مومنہ آپ کے آنے کا، تشریف لانے کا، اور بہت شکریہ مصطفیٰ علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی توفیق دے، اور آپ خیر خیریت سے واپس آئیں. تب تک میں آپ کے والدین سے کہوں گا کہ رشتے لب کے رکھو. بہت شکریہ. ناظرین ایک بات تو طے ہے، وہ ہم میرے مولا بلالو مدینے مجھے تو بہت کہتے ہیں
دل سے کیا فیل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, فرق آتا ہے یا نہیں آتا. اور وہ بڑی مشہور قوالی ہے نا جو ہر ایک نے لگائی ہوتی ہے اور درباروں پہ تو بہت بک رہی ہوتی ہے کہ اتھے عملہ تے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اور سچی بات ہے, بینگ اے مسلم 30 پاروں میں 114 صورتوں میں سب سے زیادہ انسانیت کی فلاح, بہبود, عزت نفس, بڑے کی عزت, چھوٹے پہ شفقت, اس کے بارے میں کہا گیا ہے. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ اور جس طرح مصطفیٰ نے بتایا نا, ایک گل ہے یار, ہم کیا سکھانا چاہتے ہیں بچوں کو؟ بلی جا رہی ہے تو اس کو مارنا ہی مارنا ہے, کتا بیٹھا ہوا ہے یار, وہ ہے کتا لیکن بیٹھا ہوا ہے, آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ تو انسان ہیں نا, آپ تو اس کی جگہ نہ جائیں, ایویں روڑا مار دیتا. واٹ از دس؟ اور رہ گئی انسان کی بات, سب سے اعلیٰ تخلیق, ایک واحد مقام جس پہ 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں, اس کو قسموں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 4 قسمیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور اگر کوئی معذور ہو گیا ہے, اس کو جو سلوک روا رکھتے ہیں, یہ کسی انسان کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایسے نوجوانوں کی سرپرستی ہونی چاہیے. بہت دیالو ہیں ہم, بہت مخیر ہیں ہم, ایسے جو کاز ہیں اس کے لیے ہمیں آنا ہوگا. میں امید رکھوں گا جناب انوار الحق کاکڑ سے بھی, میں امید رکھوں گا جناب چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی, حافظ صاحب سے بھی, کہ وہ ایسے نوجوانوں کی سرپرستی کرے, ان کے لیے خصوصی فیسیلیٹیشن جو ہے اس کا اہتمام کروائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.